हैं कि जनरल प्रॉपर है क्या। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा कि जनरल के साइज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की बुक्स को प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक बुक से पता चल जाए। जैसे कैश ट्रांजैक्शन कितने हुए ड्यूरिंग अ मंथ, तो हम कौन सी बुक देखेंगे? कैश बुक देखेंगे। ड्यूरिंग द मंथ हमारे पास कितने परचेज ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुए और किन किन लोगों से हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज की, उन सब की समरी हमें कौन सी बुक देती है? परचेज बुक देती है। सेल्स बुक को देखने से हमें ये पता चलता है कि कितने ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमारे किस पर हुए हैं? क्रेडिट पर हुए हैं। सेलिंग कितनी क्रेडिट पर हुई है और किन किन कस्टमर्स को हमने क्रेडिट पर सेल्स किया है। ये सारी समरी हमें कहाँ से मिलती है? सेल्स बुक से। सेम एज परचेज रिटर्न बुक हमें ये बताती है कि परचेज रिटर्न ड्यूरिंग द मंथ हमने कितना किया है, और सेल्स रिटर्न बुक हमें क्या बताती है कि हमने ड्यूरिंग द मंथ अपने कस्टमर से कितना, हमारे कस्टमर ने हमें रिटर्न किया है, यानी बिजनेस को रिटर्न किया। अब बात आती है कि क्या इतने ही ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में होते हैं? नहीं, बिजनेस में तो इससे भी कई ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि वो सभी ट्रांजैक्शंस जिनका कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इन सब से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में हो रहे हैं, तो हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जनरल प्रॉपर। कहाँ रिकॉर्ड करना है? जनरल प्रॉपर। और जनरल प्रॉपर कोई नई चीज नहीं है। जनरल प्रॉपर वही जनरल एंट्रीज हैं जो हम पहले जनरल के चैप्टर में बना चुके हैं, फॉर्मेट भी वही है। आपको जनरल प्रॉपर में वो सभी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, उसी वे में रिकॉर्ड करनी है जैसे हमने जनरल के चैप्टर में आपको जिन रूल्स के अकॉर्डिंग बताया था, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जनरल प्रॉपर में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ध्यान क्या रखना है कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनका किसी भी बुक से, ना तो कैश बुक से कोई रिलेशन है, ना परचेज बुक से कोई रिलेशन है, ना सेल्स बुक से कोई रिलेशन है, ना परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से रिलेशन। तो हम उन्हें कहाँ डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर। जैसे एग्जाम्पल इसका मान लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बिजनेस तो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अगर हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अगर परचेज करेंगे क्रेडिट पर, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। अगर हम कैश में उन्हें परचेज करेंगे तो हम उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। लेकिन मान लीजिए हमने बिजनेस की कोई एसेट परचेज की। अब एसेट क्या हो सकती है? फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, या कोई भी एसेट हो सकती है जो हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी हेल्प करती है। तो वो एसेट अगर हम परचेज करते हैं, तो उस एसेट को अगर हम कैश में परचेज करेंगे तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। लेकिन अगर क्रेडिट पर उस एसेट को हम परचेज करें तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? कोई बता सकता है? अगर हमने फर्नीचर खरीदा, हमारा बिजनेस किस चीज का है? इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमने क्रेडिट पर फर्नीचर परचेज किया, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करें? कैश बुक में कर नहीं सकते क्योंकि क्रेडिट में किया है। परचेज बुक में भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी बिजनेस गुड्स नहीं है। हमने परचेज बुक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सिर्फ हम परचेज बुक में वही क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं जिनमें हमारा बिजनेस रन करता है। तो फिर हम इस क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें इसका किसी बुक से रिलेशन नहीं है तो हम इसे रिकॉर्ड ना करें, छोड़ेंगे नहीं, हम इसे डायरेक्टली कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे? इस ट्रांजेक्शन को जनरल प्रॉपर। कहने का मतलब है हमें सिर्फ जनरल की नॉर्मल एंट्री बनानी है। क्रेडिट पर हम फर्नीचर अगर परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? मान लीजिए हमने ए से क्रेडिट पर
फर्नीचर परचेज किया, तो हम उसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? कोई स्टूडेंट बता सकता है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम ए, debited to furniture account, debit to A account. to furniture account. A. फिर से थोड़ा सा ध्यान करिए, क्या आ रहा है? जो चीज आए उसका अकाउंट डेबिट, फर्नीचर Furniture account debit to A Furniture account debit. हाँ, वेरी गुड। अब सही बताइए, क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू ए, ठीक है। तो यहाँ फर्नीचर का रिलेशन किसी भी बुक से नहीं है। कैश में होता तो हम इसे कैश बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते, क्योंकि हमारा फर्नीचर का बिजनेस भी नहीं है, इसलिए हम परचेज बुक में भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो हम इसकी नॉर्मल एंट्री बना लेंगे। यही जनरल प्रॉपर है। कहने का क्या मतलब हुआ? अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए व्हाट इज जनरल प्रॉपर, तो जनरल प्रॉपर in which in all the entries which are not recorded in subsidiary books like cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, all those transactions which are not recorded in these subsidiary books are recorded in general proper. वो सभी ट्रांजेक्शन जिनका इन पांचों में से किसी बुक से रिलेशन नहीं होता, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल प्रॉपर में हम कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री। जब ईयर के एंड में हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं, तो सभी अकाउंट्स की समरी को हम डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद ट्रायल बैलेंस का भी चैप्टर आएगा, तो वहां हम और उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करते हैं। देखिए, ईयर के स्टार्टिंग में जैसे ही हम एंट्रीज करते हैं, यानी हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं और हम रीओपन करते हैं, तो ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। वो एंट्री जो ईयर के स्टार्टिंग में होती हैं, वो सभी कैसी एंट्री बोली जाती है? ओपनिंग एंट्री। जैसे अगर एसेट्स और लायबिलिटीज, आपको इक्वेशन के चैप्टर में बताया गया था कि एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो जैसे ही एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट ओपन होंगे, तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल लायबिलिटीज। अब डिफरेंट एसेट्स होंगी हमारे बिजनेस में, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स, डिफरेंट स्टॉक, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स होंगी हमारे बिजनेस में। उन सभी के अकाउंट हम ओपन करेंगे, तो सभी के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी एसेट्स के अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, इसलिए वो सभी अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और सभी लायबिलिटीज के अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो एसेट रूल क्या है? एसेट ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट हमेशा किसके इक्वल होती है? लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग इक्वल। तो आपके एसेट और लायबिलिटीज का जो टोटल होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। अगर उस टोटल में कोई डिफरेंस आता है, तो जो बैलेंस होगा वो या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। अब कैसे डिफरेंस आएगा? मान लीजिए एसेट ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, तो जो बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा, क्योंकि ऑलवेज एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी। और अगर उल्टा हो, लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट कम हो, तो बैलेंस किस चीज का होगा? गुडविल का होगा। गुडविल एसेट होती है, तो गुडविल जिस चीज का बैलेंस रिमेनिंग होगा उसी को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो आपने, अगर जनरल का हम टॉपिक और भी डिस्कस करते तो बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन ऑनलाइन की वजह से नहीं बता पाए। उन एंट्रीज को भी आज मैं आपको जनरल प्रॉपर में एक्सप्लेन करूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न और एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, इनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज शायद अभी तक आपने सीरियसली नहीं बनाई, तो वो एंट्रीज भी आज मैं आपको बताऊं। ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जिनका एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेशन होता है, बट उनको हम पे नहीं कर पाते किसी रीजन से। हो सकता है पेमेंट डिले हो गया है, लेकिन उसका उस ईयर से रिलेशन है, सर्विसेज हम ले चुके हैं, लेकिन ओनली हमने कैश में पेमेंट नहीं किया,
तो ऐसे में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, कोई स्टूडेंट बता सकता है सैलरी आउटस्टैंडिंग के लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी? हेलो, सैलरी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग के लिए, एक्सपेंस हाँ जी बोलिएगा। आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। नहीं जी सर, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप अभी कंफ्यूज हैं तो बहुत ध्यान से आज ये वाली ही एंट्री मैं आपको बता देती हूँ, जिन्हें हम नॉर्मली जनरल प्रॉपर में भी बनाते हैं। फॉर्मेट सबको याद है जनरल का? क्या होता है फॉर्मेट, जल्दी से बोलिए। डेट, particulars, पर्टिकुलर, ledger folio, एलएफ या जेएफ, किसका होगा? लेजर फोलियो, वेरी गुड, एलएफ। उसके बाद debit amount, अमाउंट डेबिट, जिसको हम Credit शॉर्ट में amount। क्या बोलते हैं? डीआर। क्रेडिट अमाउंट। और अमाउंट क्रेडिट, और credit amount. जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? सीआर। ठीक है। अब अभी किसी ने बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि अभी तक उनका नंबर नहीं आया, बोल रहे 2-2.5 घंटे में नंबर आएगा, अभी नंबर नहीं आया, आवाज हम बंद बैठे हैं। करिए, जिसकी आवाज आ रही माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, जहाँ पर आपको ये थोड़ा सा डाउटफुल एंट्री लगे, सबसे पहले याद करो इक्वेशन का टॉपिक। इक्वेशन में आपको याद होगा मैंने आउटस्टैंडिंग का एक नया हेड किस साइड बनवाया था? लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक नया हेड किस साइड बनवाया था मैंने आप लोगों से? लायबिलिटी साइड, याद है? हेलो, या किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. है? हमारे सारे चैप्टर्स से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। 11th अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि इसमें सभी कुछ जुड़ा हुआ है और रूल्स उन्हीं से बने हुए हैं, बस हमें उन्हें मैचअप करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही हमने एडवांस इनकम का जो हेड बनाया था वो भी कहाँ बनाया था? लायबिलिटी साइड। एक बार हमारा वो भी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एक्रूड इनकम का हेड हमने एसेट साइड क्रिएट किया था और एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस का हेड भी हमने कहाँ पर क्रिएट किया था? एसेट साइड। याद है? कहने का क्या मतलब हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज है, इसलिए इनके अकाउंट हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ध्यान रखना, इनके हमेशा अकाउंट क्या होंगे? लायबिलिटीज के अकाउंट हमेशा क्या शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस और अर्न इनकम वो इनकम होती है जिनका एक पर्टिकुलर ईयर से ही रिलेशन होता है, काम भी हम कर देते हैं लेकिन वो हमें एक्चुअल में रिसीव नहीं होते। और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर ईयर से कोई रिलेशन नहीं होता लेकिन उनका टाइम से पहले पेमेंट हो जाता है। तो वो दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है? एसेट है। और एसेट्स हैं तो एसेट्स के अकाउंट हमेशा कैसे बैलेंस शो करते हैं? डेबिट बैलेंस। तो अब आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब एक्सपेंस और इनकम कोई भी हो सकती है। मैंने अभी एग्जांपल किसका लिया था? मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो जनरल एंट्री नॉर्मल, जब हम सैलरी पे करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सैलरी पेड, जनरल एंट्री क्या होती है? salary account to cash account. Salary account debited to cash account. वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी सैलरी है? वो सैलरी जिसका हमें पेमेंट करना था लेकिन नहीं किया, जिसमें कैश नहीं गया। तो हमारी एंट्री पर क्या इफेक्ट आएगा? हमारी एंट्री पर ये इफेक्ट आएगा कि इस सैलरी को हमें देना था तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा ही, लेकिन चूंकि कैश नहीं गया तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। तो फिर हम उसके बिहाफ पर किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे हम? क्या एंट्री बनाएंगे? सैलरी अकाउंट डेबिटेड
टू आउटस्टैंडिंग, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है O/F, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर? इस तरीके से आप एंट्री शो करेंगे, यहाँ पर अमाउंट शो कर देंगे, जो भी होगा उसे अमाउंट। अब कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, मान लो रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनाओगे? जरा चेंज कर दो इस एंट्री को, क्या एंट्री करेंगे आप? रेंट अकाउंट डेबिटेड Rent account debited to outstanding rent. आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। वेरी गुड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर कोई और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई भी हो सकता है, वो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, कोई भी एक्सपेंस XYZ, कोई भी एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है, आप उस कंडीशन में यही एंट्री बनाओगे, बस उसका नाम चेंज कर दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा? वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री बना देंगे? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस अकाउंट का टाइप क्या है, तो सैलरी अकाउंट का नेचर कैसा है? नॉमिनल। सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट कैसे होते हैं? नॉमिनल। लेकिन आउटस्टैंडिंग का नेचर कैसा है? कोई बता सकता है स्टूडेंट? मैंने नेचर में बताया था सबको। व्हाट इज द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट? आउटस्टैंडिंग जितने अकाउंट होते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, पर्सनल हो या एडवांस हो, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी अकाउंटेंसी के रूल्स का। ये सभी अकाउंट होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल। और पर्सनल में भी इनका एक टाइप होता है, याद रखिए, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी ये जो अकाउंट है आउटस्टैंडिंग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलरी को। तो ये किस कैटेगरी में आ गया ये अकाउंट का टाइप या नेचर? ये हो गए आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अकाउंट को अगर हम कहें किस नेचर में आ जाता है, तो ये हो जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या कोई भी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, वो उसका नेचर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे कई बार एग्जाम्पल में भी पूछते हैं कि आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम और अर्न इनकम, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये मैं आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ प्रीवियस चैप्टर। अब आते हैं हम प्रीपेड पर। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जिनका पर्टिकुलर ईयर से रिलेशन नहीं है लेकिन पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? एसेट होती है। मैंने बताया था ना, तो एसेट होते हैं, तो प्रीपेड का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जिस एक्सपेंस से रिलेटेड है उस एक्सपेंस के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल रेंट प्रीपेड है, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड। टू रेंट अकाउंट, इसकी जस्ट अपोजिट हो गई ना। देखो, इसमें हमने सैलरी या यहाँ रेंट भी होता तो रेंट को भी हम क्या करते? डेबिट, अगर वो आउटस्टैंडिंग होता तो। लेकिन यहाँ प्रीपेड है, और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस होता है जिसका ईयर से रिलेशन है, प्रीपेड वो एक्सपेंस होता है जिसका ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस है जिसका पेमेंट नहीं हुआ, जबकि प्रीपेड वो एक्सपेंस है जिसका पेमेंट हो चुका है। तो हमने एंट्री भी कैसी बनाई है? देखो, रिवर्स है। आउटस्टैंडिंग का अकाउंट यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ प्रीपेड का अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। इससे समझ में आ जाए। अब मान लो सैलरी प्रीपेड है, अगर आपकी सैलरी प्रीपेड है, फिर आप एंट्री क्या बनाएंगे? Prepaid salary account debited टू सैलरी अकाउंट। वेरी गुड, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। अब आते हैं अर्न इनकम के साथ। अर्न इनकम कौन सी इनकम होती है? वो इनकम जिनका ईयर से रिलेशन है, जिनके लिए हमने वर्क कर दिया है लेकिन वो अभी हमें एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल,
कमीशन अर्न, यानी हमने उस कमीशन को रिसीव करने के लिए काम कर दिया है, उस कमीशन का इस ईयर से रिलेशन भी है, लेकिन अभी हमें वो कमीशन रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसे में कमीशन अर्न है, यानी वो उस ईयर से रिलेटेड इनकम है, लेकिन अभी एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है, तो अर्न इनकम का अकाउंट हमारे लिए एसेट का वर्क है। मतलब अर्न जो इनकम होती है वो हमारी एसेट होती है, और क्योंकि वो एसेट है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, अर्न कमीशन अकाउंट डेबिटेड। अभी कमीशन का एग्जांपल लिया है तो हम उसी का नाम लिख देंगे, अर्न कमीशन, ये शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। क्लियर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कमीशन, क्योंकि कमीशन ऐसी इनकम है, इनकम भी है और ये एक्सपेंस भी हो सकता है, अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग होता तो क्या एंट्री बनाते? अगर हमारा कमीशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाए, इनकम की जगह वो क्या हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, तो क्या एंट्री बनाएंगे आप? Commission account debited to outstanding commission account. वेरी गुड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। अगर वो प्रीपेड हो जाए तो क्या एंट्री बनाओगी? तो एंट्री बनेगी प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। लेकिन क्योंकि वो इनकम है, यानी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, तो वो किस कैटेगरी में आ गई, अर्न वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन होगा, अर्न कमीशन अकाउंट, अर्न कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। अब यही कमीशन एडवांस में मिल जाए, एडवांस का मतलब क्या हुआ कि हमें मिलना नहीं था, इस ईयर में हमने वर्क ही नहीं किया इसलिए रिसीव नहीं होना था, लेकिन किसी ने हमें काम करने से पहले ही पेमेंट दे दी, मतलब हमें अमाउंट पे कर दिया, बिजनेस में अमाउंट आ गया विदाउट डूइंग एनी वर्क और विदाउट हैविंग एनी रिलेशन विद द पर्टिकुलर ईयर। तो वो कैसी इनकम हो गई, एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसका नेक्स्ट ईयर से रिलेशन है, इस ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे में लायबिलिटी है तो एडवांस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और हम उस रिलेटेड अकाउंट को जिससे भी जिस भी इनकम से रिलेट करता है वो उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका रेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेंट एडवांस में मिल गया हमें, तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस रेंट अकाउंट। यानी हमने क्या समझा इन एंट्री से कि जितने प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनके अकाउंट डेबिट होते हैं, आउटस्टैंडिंग के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, अर्न इनकम के अकाउंट डेबिट होते हैं और एडवांस इनकम के अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब वो इनकम कोई भी हो सकती है, उसका जो भी नाम है आप उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी जनरल में भी है, तो वहाँ अगर आपने नहीं की है, क्योंकि हमारा इतना डिस्कशन अभी नहीं हो पाया ऑनलाइन क्लास की वजह से, तो अगर वहाँ आपने एंट्री नहीं की है और उनको स्किप किया था तो ये एंट्री ही वहाँ पर बनेगी। ठीक है, दूसरी आपकी जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज होती हैं? जनरल प्रॉपर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, सभी एसेट्स के अकाउंट डेबिट होते हैं और सभी लायबिलिटीज के अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। ईयर के स्टार्टिंग में जो एंट्रीज हम एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को ओपन करने के लिए बनाते हैं, उन सभी एंट्रीज को हम कौन सी एंट्री बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। ईयर के एंड में हमारे सारे अकाउंट क्लोज होते हैं और उन सभी अकाउंट को क्लोज करके हम कुछ स्पेसिफिक अकाउंट में उनकी समरी को ट्रांसफर करते हैं। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से अकाउंट की समरी ट्रांसफर की जाएगी ये आपको बताती हूँ मैं आज। सभी एक्सपेंसेस के अकाउंट जब क्लोज होंगे तो उनकी समरी, उनके बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किन किन अकाउंट में? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब इसमें भी एक लॉजिक है,
कि क्वेश्चन ये होगा कि भाई ट्रेडिंग में कौन सा ट्रांसफर करें, हमें कैसे पता चलेगा किन एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें और किन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये हमारा बहुत ब्राइट क्या है, अकाउंटेंसी का पार्ट है, जिसको हम फाइनल अकाउंट तक आपको बताते ही रहते हैं। तो आज समझ लीजिए इसे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन होता है, वो सभी कैसे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन वो सब एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन नहीं होता लेकिन वो बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वो सभी एक्सपेंसेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफ्रेंशिएट करिएगा आप, वेजेस। वेजेस कौन से एक्सपेंस है, डायरेक्ट है। क्यों, अब क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि अगर आप वेजेस नहीं देंगे अपने लेबर्स को तो वो मैन्युफैक्चरिंग रोक देंगे, यानी आपका प्रोडक्ट बन के तैयार ही नहीं हो पाएगा जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वो एक्सपेंसेस जिनका मैन्युफैक्चरिंग पर इफेक्ट आए, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किन एक्सपेंसेस का मैन्युफैक्चरिंग पर इफेक्ट आता है और किन का नहीं आता। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने बिजनेस में फैक्ट्री लगाई है, वहां तो हमारे लेबर काम कर रहे हैं, तो लेबर काम करेंगे तो ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन अगर हमने अपने बिजनेस का कोई ऑफिस मेंटेन किया है और उस ऑफिस में हमारे अकाउंटेंट्स या अदर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं और वो एक अगर काम करना बंद कर दे, तो क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन वर्क नहीं कर रहे। तो इसलिए इन एक्सपेंसेस का हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए सैलरी हमारी कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, दोनों का ही बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज होते हैं उनके बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उनके बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस टॉपिक को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है।